अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आप देख रहे हैं हमारे साथ जो है एक पाकिस्तान से एक टीम बैठी हुई है, जिसमें आरिफ इकबाल साहब हैं, ज़रका खालिद साहिबा हैं, नबील जावेद साहब हैं और काशिफ ईमान साहब हैं। हमने कई प्रोग्राम इनके साथ पीआईए की पीके 8303 जो जहाज़ था कराची मॉडल कॉलोनी में गिरा था और उसके बाद जो है आरडीए एक ऐसा पेपर लाया गया जिस पे इन लोगों ने एक स्टैंड लिया और कहा कि ये पेपर सही नहीं है। उसके बाद अदालत में गए, कुछ अदालत के फैसले थे। उसके बाद हमने देखा कि मुसलसल इन लोगों की कोशिशों से बहुत सारे ऐसे फैसले भी हुए, बहुत सारे पीआईए और सिविल एविएशन को एक हर वक़्त ऐसा लगता था जैसे इनके ऊपर जो है इंक्वायरी की जा रही है और ये लोग जो है गाए-बगाए जो है खबरों को शेयर करते थे एक-दूसरे से और दुनिया में हमने देखा कि पीआईए के साथ क्या हुआ और जो पीआईए के अंदर लोग हैं जो कि अक्ल कुल बैठे हुए हैं, उनके फैसले किस तरीके से हुए, उन सब प को अपने प्रोग्राम में हमने डिस्कस भी किया। तो आज का प्रोग्राम डीजी एविएशन जो है उनको किस तरीके से हायर किया गया वो पूछेंगे और उसके बाद जो है जो आरडीए जो एक पेपर था उसको की अदालतों पाकिस्तान की अदालतें हैं उन्होंने किस तरीके से देखा और क्या फैसले हुए। सबसे पहले नबील जावेद साहब से मैं पूछूंगा। नबील साहब, ये बताएं कि ये जो डीजी एविएशन साहब थे जिनको हमें पता चला कि 700 लोगों ने अप्लाई किया और उसके बाद 70 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर एक ऐसे आदमी को हायर कर लिया गया जिसने अप्लाई नहीं किया, ये क्या कहानी है? थैंक यू सो मच आसिम साहब फॉर इनवाइटिंग द शो। हाँ जी, बिल्कुल। जो डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी हैं, जो खाकान मुर्तज़ा साहब इनका नाम है, ये इनको जो है फेडरल गवर्नमेंट ने थ्रू नोटिफिकेशन इनको डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान सिविल एविएशन अपॉइंट कर दिया। इससे पहले जो है फेडरल गवर्नमेंट ने एक प्रोसेस बिल्कुल किया था जिसमें काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज लिए गए, पैनल बनाया गया, लेकिन उसमें से किसी को भी फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट ना किया। बल्कि मैं इसमें ऐड करता जाऊं कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटिशन फाइल हुई थी रिगार्डिंग अ लाइसेंस ऑफ फर्स्ट ऑफिसर। उस केस के दौरान जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने पूछा कि आप बताएं कि इस टाइम डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन कौन है, जिस पर जो एविएशन डिवीजन था उनके पास कोई जवाब ना था। तो जस्टिस अतर मिल्ला साहब जो चीफ जस्टिस सिटिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा कि आपके पास डीजी सिविल एविएशन कोई अभी तक नहीं है। तो उन्होंने कहा सर फिलहाल अभी कोई अपॉइंट नहीं किया। तो उन्होंने कहा अच्छा, उन्होंने कहा कल तक डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अपॉइंट करके मुझे नोटिफिकेशन दिखाएं। तो उस ऑर्डर के ऊपर कि कल तक अपॉइंट करें, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अपॉइंट हो गए और नेक्स्ट डे ला के जो है उन्होंने ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि जी देखें, ये हमने खाकान मुर्तज़ा साहब को डीजी सिविल एविएशन अपॉइंट कर दिया। अच्छा, अभी इसमें बड़ा एक फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट तो कर दिया जल्दी में, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है, ये 2014 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है आसिफ फसीउद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। उस जजमेंट की टोटल कंट्रडिक्शन अपॉइंट हो गए हैं, क्योंकि उस जजमेंट में बड़ा रेलेवेंट, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है उसमें जजमेंट के अंदर। उन्होंने कहा कि जी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अपॉइंट होने के लिए 1982 का ऑर्डिनेंस जो सिविल एविएशन का, उसमें कोई क्राइटेरिया ले डाउन नहीं है, उसमें सिर्फ पावर ऑफ डीजी की पावर्स मेंशन की गई हैं, बट देयर इज नो रिटन दैट हाउ टू अपॉइंट डायरेक्टर जनरल एंड व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ डायरेक्टर जनरल। उस जजमेंट में फर्दर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1971 का जो सिविल एविएशन रिक्रूटमेंट रूल्स हैं, उसका एनेक्सर ए जो है वो कहता है टू अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन इट इज मैंडेटरी टू अ पर्सन हैव 18 ईयर प्लस ग्रेड 1 सिविल एविएशन एरोनॉटिकल सर्विस और a person with 18 years of as captain with as pilot in command। ये जजमेंट में उन्होंने ये रूल कोट कर दिया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2014 की जजमेंट में कि जी पायलट इन कमांड होना चाहिए प्रेफर, या 18 साल की सिविल एविएशन की उसकी नौकरी होनी चाहिए। अब हालात ये हैं कि खाकान मुर्तज़ा साहब के पास ना ही 18 साल की नौकरी है सिविल एविएशन की, ना ही वो पायलट इन कमांड है। क्योंकि पायलट इन कमांड से अगर वो कहते हैं जी मैं तो, किसी ने पूछा उनसे सवाल कि जी वो तो पायलट इन कमांड होना चाहिए, तो उनका कहना ये था कि जी देखिए मैं तो मेरे पास मैं पायलट हूँ, एक्स मतलब एक्स पायलट रिटायर्ड हूँ। लेकिन उनको शायद ये नहीं किसी ने बताया कि अगर एयर नेविगेशन ऑर्डर को पढ़ेंगे तो पायलट इन कमांड से मुराद है अ पर्सन हैविंग एयर ट्रांसपोर्ट लाइसेंस होल्डिंग। उनके पास लाइसेंस ही नहीं है ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस का।
वो मिलता है आपको 3 से 4,000 घंटे के बाद, और वो 7,500 के से प्लस एयरक्राफ्ट को मिलता है। तो लिहाजा ना ही वो पायलट इन कमांड है, ना ही उनके 18 साल की नौकरी है सिविल एविएशन की। लिहाजा ही इज टोटली इन कंट्राडिक्शन विद जजमेंट ऑफ तो ऑनरेबल ये सुप्रीम इससे कोर्ट पहले कहाँ 2014। नौकरी करते थे? सर इस इनका जो एज फॉर माय इंफॉर्मेशन जो मुझे दी गई है, वो यूटिलिटी स्टोर्स के आई थिंक डीजी थे, जहां से इनके ऊपर एक करप्शन का चार्ज लगा। वहां से मेरे ख्याल से ये शायद सैक हुए या सस्पेंड हुए, और उसके बाद ये घर पे रहे। उसके बाद गवर्नमेंट ने जल्दबाजी में इनको डीजी सिविलेशन लगा दिया। ये तो सर है। इन और इनका को जी, इनका कोई एक्सपीरियंस एयरफोर्स या दूसरे इदारों से भी रहा है, या बस मुख्तलिफ गवर्नमेंट में ये दूसरे ही काम करते रहे? कोई इस तरह की सर इंफॉर्मेशन? ये एयरफोर्स से रिटायर्ड एज फ्लाइट लेफ्टिनेंट हुए हैं। आप देखें इनका नाम है फ्लाइट लेफ्टिनेंट। तो गवर्नमेंट शायद समझे कि जी फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, तो शायद ये एयर ट्रांसपोर्ट पायलट होल्डर भी है। उस उस मद में गवर्नमेंट ने इनको लगा दिया कि ये शायद फ्लाइट लेफ्टिनेंट है, तो इनको लगा दिया सर उन्होंने। अच्छा, इनके खिलाफ सर अभी अभी लेटेस्ट ये है कि इनके खिलाफ 2 पिटिशन पेंडिंग है। एक लाहौर हाई कोर्ट में जो मिस्टर जस्टिस आबिद शेख के पास है, और दूसरी पिटिशन जो है वो पेंडिंग है जस्टिस आमिर फारूक के पास, वो भी है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, ये फाइल की है सिविल एविएशन ऑफिसर्स एसोसिएशन ने। और लकीली अनलकीली दोनों में मैं ही इनका लॉयर हूँ, सिविल एविएशन का भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में भी। ठीक है जी। और हमने इसी बेस पे इनको चैलेंज किया हुआ है कि जी ये ही इज नॉट एलिजिबल, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट, इसके जो ऑर्डर इलीगल है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में जो है ये अपॉइंट हुआ है। ये सर इसका स्टेटस है अभी फिलहाल। चलें, थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मैं काशिफ साहब के पास चलूँगा। काशिफ साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपने कीमती टाइम से निकाल के, बल्कि आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप लोग जो काम कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि माज़ी में कभी किसी ने किया हो और आने वाले दिनों में कभी किसी को करने दिया जाएगा। लेकिन आप लोगों की जो एक जॉइंट हिम्मत है ना, जिसको लोग तोड़ नहीं पा रहे, अल्लाह करे कि आप लोग इसी तरीके से लगे रहें और इस तरह की जो चीज़ें हैं अब मंज़र आम पे आती हैं सिर्फ़ आप लोगों की वजह से। तो काशिफ़ साहब, ये बताएँ कि आपका लोगों का जो मुकदमा है वो कहाँ तक पहुँचा, और कुछ एविएशन के बारे में कि आजकल हमने देखा है कि बड़े-बड़े बैठ के वो प्रोग्राम कर रहे होते हैं और लोगों की जो है वो ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, और कई दफ़ा मुझे देख के भी हँसी आई कि जिस तरीके से वो सवालात के जवाबात दे रहे होते हैं, जिसका कोई मकसद नहीं होता, 10 लोग 20 लोग बैठे अपना टाइम ही ज़ाया कर रहे होते हैं। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपका। आपने प्रोग्राम आज का रखा ही है। अच्छा, इस पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो ई कचहरी की शायद आप बात कर रहे हैं, जो ई कचहरी में मैं भी क्वेश्चंस काफ़ी रेज़ करता हूँ, लेकिन कोई भी मुझे हम लोग को रेलेवेंट आंसर इसका नहीं मिलता है ना। जो भी है, क्या वो हम हाई राइज़ बिल्डिंग की बात करें, या फिर यहाँ पे बर्ड स्ट्राइक बहुत हो रहा है। जो शादी हॉल वगैरह इन्होंने बनाए थे, वो तो खैर ख़त्म कर दिए हैं, जो मैरिज गार्डन बने हुए थे। लेकिन ये बस कोई रेलेवेंट आंसर हमें नहीं मिलता ना ई कचहरी के अंदर। और जो अभी साहब ये खाकान मुर्तज़ा हैं, इनका बारे में बताया तो नबील भाई ने कि काफ़ी, ये मतलब ये जो जिस तरह इनको रखना चाहिए था, जो जो कॉम्पिटेंट नहीं है ना। जी। और इससे पहले जो जामी साहब थे, उनके पास 2 चार्ज थे कि वो डीजी सिविल एविएशन भी लगे हुए थे, और उसके साथ-साथ वो सेक्रेटरी एविएशन भी लगे थे ना। तो वो भी मैं नहीं समझता, जिस टाइम पे ये लास्ट ईयर क्रैश हुआ था, तो वो भी कॉम्पिटेंट थे। उनको भी जब मेरे हिसाब से जब अभी तक जितने भी सिविल एविएशन में डीजी आए हैं, शायद ही कोई इसमें कॉम्पिटेंट हो। और ये हर साल 2 साल बाद डीजी सिविल एविएशन चेंज हो जाता है, तो वो भी सबसे ज़्यादा लैकिंग है ना इस इदारे की, क्योंकि ये ऐसा रेगुलेटर काम कर रहा है सिविल एविएशन। तो इसमें तो ऐसे स्टाफ होने चाहिए कि जिसमें ये कि किसी की कोई वो ना हो कि नेपोटिज्म और करप्शन वाला मामला नहीं होना चाहिए ना इसके अंदर। जब रेगुलेटर ही अच्छा, यहाँ पे डीजी ऐसा है। डीजी एविएशन जो है वो शादी हॉल भी देखता है? उसकी हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके है? शादी हॉल चल रहे थे। मैं आपको मैं लिंक भेजूँगा इसका, वहाँ पे देख लीजिएगा। चाहे तो प्रोग्राम में सर इंक्लूड भी कर। सर देखिए, मैं इसमें ऐड करूँ, देखें तो थोड़ा सी बात सर। सर देखिए, जी। एक तो जो काशिफ भाई ने कहा, या जो आपने जिक्र किया सर, देखिए 2014 SCMR जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उस वक्त डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन थे एयर मार्शल खालिद चौधरी साहब। ही वाज रिटायर्ड एयर मार्शल एंड वाज डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट के अंदर खालिद चौधरी साहब को उनके ओहदे से हटा दिया था कि ही इज नॉट अ पायलट इन कमांड, ना इनकी 18 साल की नौकरी है सिविल एविएशन की, हालांकि वो एक्स एयर मार्शल।
और बिल्कुल जजमेंट ठीक थी सुप्रीम कोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर उस जजमेंट में लिखा था कि द ओनली पर्सन हु वाज अपॉइंटेड एज 18 years सर्विस विद एविएशन एंड पायलट इन कमांड वाज कैप्टन नदीम खान यूसुफजई। He was he was a pilot of PIA, he was MD PIA and then he was made director on civil aviation। तो जजमेंट में लिखा कि जी एक बंदा जो है, क्योंकि 18 साल की नौकरी भी थी उनकी और पायलट इन कमांड भी थे, जजमेंट में मेंशन था कि ही इज द ओनली मैन हु वाज अपॉइंटेड ऑन मेरिट्स एज पर DGCA। बाकी सर देखें, सिविल एविएशन जो अदारा है वो गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं लेता। सिविल एविएशन जो अदारा है वो टोटल अपने पैसे खुद जनरेट करता है। उसके बड़े उसके उसके बहुत ज्यादा जो उसके रिसोर्सेज हैं, तो सबसे बड़ा सोर्स है वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। जितने जहाज हमारे पास से गुजरते हैं, आते जाते हैं, पार्किंग करते हैं, टोटल सिविल एविएशन उनसे पैसा लेता है। और गवर्नमेंट से ना कोई सब्सिडी लेता है, ना ही गवर्नमेंट से वो कोई फंड लेता है। तो लिहाजा बहुत मादरत के साथ अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अभी की बात कंटेम्प्ट पे ना चली जाए कि थोड़ा सा साइड पे चले गए वो कानून से, कि डीजी के पास इख्तियार है कि वो सब काम कर सकता है, क्योंकि उसने पैसा खुद जो है अरेंज करना है सिविल एविएशन ने। देखें, ये मेरा उनका ख्याल है पावर जो है ना, पावर अगर आप जी जिसके पास पावर आती है वो मिसयूज करता है। और हमने देखा PIA ही नहीं, बाकी जी बहुत जी सारे पाकिस्तान के इदारों में जब पावर किसी एक के पास आ जाए और वो पावर कहीं और जाकर जिसका कंट्रोल कहीं और पे हो, तो वहां जी से जी वो मिसयूज होनी शुरू हो जाती है। और यही वजह पाकिस्तान का अलमिया यही है कि हमारे जितने भी बड़े इदारे हैं उनका जी जो हेड या चीफ जो है वो आर्म फोर्सेस से आता है और वो वहीं वहां आके सिर्फ अपनी ऑर्डर चला रहा होता है। इस पे मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं और एयर मार्शल अरशद मलिक ने जो जबान इस्तेमाल की थी, आज भी मैं अमेरिका की हर महफिल में बताता हूँ कि जिस तरीके से उनकी जो बातें हैं, जो उनकी बात करने का अंदाज है लोगों के साथ, वो गलत है। और वो जिस तरीके से आए हैं और बाकायदा वो हुकूमत कर रहे हैं, वो राज कर रहे हैं सिविल एविएशन पे। और जिस तरीके से लोगों को धमकाना अपने स्टाफ के जरिए या दूसरों के, और हमारे सवालों का जवाब जब देने का वक्त आता है तो वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। तो मैं जरका खालिद साहिबा के पास जाऊंगा। जरका जी, ये बताएं कि अब तक का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है, अपना माइक खोल लीजिएगा, वो आपका किस तरह रहा? क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद मैं शो कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस बताइए कि आपके साथ जो है, वो किस किस्म के रवैये रहे? रवैयों का इंतज़ार उस वक़्त है जब तक हमें हमारे सवालात के जवाबात मिलेंगे। आप देखिए कि हमारी जो कोशिशें थी, हमारी जो जिद्दोजहद थी, वो शुरू इससे हुई कि जो चीज़ हुई है उसकी क्या रीज़न थी और वो चीज़ दोबारा नहीं होनी चाहिए। और इस प्रोसेस में हम इनसे बारहा रिक्वेस्ट करते रहे, हम मीडिया के थ्रू, मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म्स के थ्रू, हम सोशल मीडिया के थ्रू हम गए कि चीज़ों को सही होना है और उनके सही होने के लिए ज़रूरी है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम हो, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो और उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो सामने आएँ। देखिए, किसी भी सिस्टम को सही करना मुश्किल नहीं होता, उसके लिए थोड़ी-सी हिम्मत की ज़रूरत होती है, थोड़ी-सी जुर्रत की ज़रूरत होती है और आपको अपने सिस्टम के अंदर उन चीज़ों को अलग करना होता है, जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचा रही हैं। पाकिस्तान में जो इंसिडेंट्स होते हैं या फ़ज़ाई हादसात होते हैं, आप देखें हमारी तारीख़ भरी पड़ी है। लास्ट 20 इयर्स में बहुत सारे ऐसे हादसात हुए, जिनकी रिपोर्ट्स बहुत लेट आईं, अगर वो आईं भी, तो उन रिपोर्ट्स पे उसके बाद उनकी फाइंडिंग्स को देखते हुए क्या इंतज़ाम किए गए, क्या चीज़ें हुईं, तो इस दफ़ा भी हमारे साथ गवर्नमेंट का रवैया या सिविल एविएशन का या PIA का वही हाल है कि हर चीज़ डिले से डिले होती हुई चली जा रही है। सर, हम इसीलिए खड़े हैं कि एट लीस्ट हमें पता चले कि इसका कसूरवार कौन था। अगर सिविल एविएशन की गलती थी, अगर प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट्स थे, अगर PIA की गलती थी, तो उसके बारे में हमें बताया जाए, उसकी रिपोर्ट सामने आए, उसके बाद उन लोगों को सज़ा दी जाए ताकि कोई अगली दफ़ा ये करने से पहले 10 दफ़ा सोचे और उसको सामने रखते हुए इन इदारों में उन कॉम्पिटेंट लोगों को भर्ती किया जाए, ना कि सिफ़ारिशों पर लोग आएँ, ना कि डेपुटेशन पे लोग आएँ और ना ऐसे लोगों को जिनकी पॉलिटिकल एफ़िलिएशन है, उसकी बेसिस पे जॉब्स दी जाएँ। हमारा मकसद
एक अच्छे बेहतर पाकिस्तान का है। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारी जो इंडस्ट्री है, एयर इंडस्ट्री है, उसका नाम खराब हो। सर 70s में उठा के देख लें, पाकिस्तान का नाम दुनिया में एक बहुत अच्छे उसमें गिना जाता था। और ये करप्शन या ये हमारी नाअहलियाँ हैं जिन्होंने लास्ट 40 इयर्स में हमें यहाँ तक पहुँचाया है। और बिल्कुल अभी भी हमारे साहिबा, ग्रुप क्योंकि का उस वक़्त मेरिट पे चीज़ें होती थी, उस वक़्त मेरिट पे होती थी। बिल्कुल, और हाँ, अभी भी हम यही चाह रहे हैं आसिम, अभी भी हम यही चाह रहे हैं, हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, लेकिन सच बताया जाए, सच को खोजा जाए और उसकी बेसिस पे हम अपने-अपने इदारों में अच्छी इस्तिलाहात करें, जिनकी बेसिस पे काबिल लोग आएँ और आके इस सिस्टम को सँभालें। अच्छा, तो ये अभी तक तो मैं हम हमारे काशिफ़ साहब के हमारे पास लिए पीआईए का ये सिविल एविएशन का रवैया बहुत क्या कहना चाहिए बहुत अच्छा नहीं है, उनकी कारकर्दगी बहुत मुतासिर बिल्कुल, कुन वो नहीं है मैंने और मैंने ना ही हमारे ज़रका साहिबा सवालात के मैंने सुन भी ली जवाबात अभी थी, तक उनकी बातें सुन भी ली थी मैंने एयर मार्शल। मैं काशिफ़ साहब पे जाने से पहले आरिफ़ साहब के पास जाना चाहूँगा। आरिफ़ साहब ने अभी अपनी एक वीडियो भी रिलीज़ की थी और उसमें एयर मार्शल अरशद मलिक ने जिस तरीके से कहा गया था कि लोग जो हैं मिसगाइड कर रहे हैं और हम जो हैं वो फरिश्ते हैं। ये फरिश्ते वाले अल्फ़ाज़ तो नहीं कहे थे उन्होंने, ये मैं उनको समझता हूँ कि वो खुद ये समझ रहे हैं कि वो जो कहते हैं वो सही होता है, वो जो सोचते हैं वो सही होता है और जो पाकिस्तान के लिए वो कर रहे हैं वो सही होता है, जबकि बिल्कुल इसके बरअक्स है। जी, आरिफ़ साहब क्या कहेंगे जब आपको पता चला कि आप जो है वो गुमराह कर रहे हैं लोगों को? सर पहले तो आई डोंट नो कि उनको क्या दुश्मनी है मेरे से। अगर मैं कोई चीज़ पाकिस्तान के खिलाफ कह रहा हूँ या पाकिस्तानी लोगों के खिलाफ कह रहा हूँ या सिस्टम के खिलाफ कह रहा हूँ तो मुझे कुछ कहें। अगर मैं मिसगाइड किया था तो ये जो 50 लाख हैं वो करोड़ भी नहीं होते, क्योंकि जब हम लोग लेके आए सारे मिलके सामने इंश्योरेंस पॉलिसी तो फिर वो करोड़ की है। मैं पूछता हूँ कि ये कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है जो आपके मर्जी से 50 लाख से करोड़ कर दिए, डबल कर दिए, बिल्कुल। और आपके जो सर्वाइवर्स हैं उनको भी सेम अमाउंट दिए हैं जो कि आप जो विक्टिम्स हैं उनको दिए। तो ये कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है? तो आप देखें ना, करप्शन वगैरह की हम लोग बात करते हैं। अब जिस तरह खाकान मुर्तजा साहब हैं, ये जो डीजी बने हैं, बेसिकली ये है जो कुकी जिसे कहते हैं, कुकी मारने वाला। ये से इनको बिठाया जाता है सिर्फ साइन करने के लिए। तो चाहे यूटिलिटी स्टोर हो या यूबीआई का जो स्कैम था, ये उनको ऊपर बिठाते हैं, दे टेक द फॉल, पैसे असल में जाते हैं पीछे कहीं और। ये है आपका सीए का जो सारा सीन है। बाकी आप अरशद मलिक के पास आए, अगेन ही हैज बीन प्लेस्ड, वो है रिश्तेदार किसी के। वो जो ऊपर जिनके रिश्तेदार हैं उनका बेटा क्लाइडन को में बैठा हुआ है। क्लाइडन को जो है आपका सीपैक बेल्ट प्रोजेक्ट एयर अरेबिया हैंडल कर रही है मीना रीजन से, जहाँ पे तैमूर मलिक साहब भी हैं जिनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं बिजनेस के, आपको पता है कौन से ग्रुप के साथ। और पीआईए जो है क्लाइडन को लंदन से हैंडल हो रही है, विच इज समथिंग आई डू नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, मीना का बिजनेस होना चाहिए ना पाकिस्तान का, व्हाट इज पीआईए डूइंग इन लंदन? तो अब अगर आप बैक एंड के ऊपर आप डिग कर रहे हैं तो दो कंपनीज हैं इसके अंदर इन्वॉल्व, जो हम लोग शुरू से कर रहे हैं, एक मार्श है और एक क्लाइडन को है। ये दोनों जो हैं पहले भी पकड़े जा चुके हैं मलेशिया के अंदर, एक अरब क्या कहते हैं का जो करेंसी होती है उसके स्कैम के अंदर, जिसके अंदर एक आपका वो भी था जो गवर्नमेंट ऑफिशियल था वहां का, जो कि खा रहा था। तो होता यह है कि जिस तरह अब ये इंश्योरेंस पॉलिसी है पीआईए की 1 अरब की, वेयर इज द मनी गोइंग? इसके ऊपर आपका प्रीमियम्स वगैरह नहीं जाते? और जब ये चीज होती है, ये आरडीए के ऊपर क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि बैक एंड के ऊपर ये लोगों की डील होती है इंश्योरेंस वालों के साथ, लीगल कंपनियों के साथ, कि यार विल कीप द क्लेम्स डाउन, आपको ज्यादा नहीं करेंगे, आपको हम लोग मिनिमम इन लोगों को देके फारिग कर देंगे, जो कि लायन एयर के क्रैश में भी हुआ है और आपके एयर सिल्वर जाया के क्रैश में भी हुआ है, और आपको बरी कर देंगे। ये हमारा मसला है, हमें अपना कट चाहिए। अब होता है क्या, वो पैसा आता है क्लाइडन को के अंदर, और क्लाइडन को पहले ही पकड़ा जा चुका है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो प्लीज पुट द डॉट्स टुगेदर। ये जो चीज है ये इतनी बड़ी है कि दिस इज अगेन पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। ये इतने सारे मेजर बिजनेसेस वगैरह हैं, हाउ आर दे बीइंग क्या कहते हैं एक कंपनी के थ्रू, और जहां पे आपके जो सबसे बड़े क्या कहते हैं ओहदे हैं इस कंट्री के, उनके बेटे वहां पे बैठे हैं। मांडवी वाला है उसके अंदर जो है मानूर फरोख नसीम, उनकी बेटी बैठी हुई है। उनको जो है पीआईए के जो हमारे लेटर्स वगैरह हैं वो उनको मार्क हो रहे हैं। मतलब ये क्या पूरा गैंग है? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये सबसे ऊपर वाली तय जो करप्शन की है, इसलिए नीचे चीजें सही नहीं करना चाहते, इसलिए वो सीए नहीं खुलता, इसलिए पीआईए के अंदर इन्वेस्टिगेशंस वाला नहीं खुलते, वो अपनी मर्जी करते हैं, बिकॉज टू देम दिस इज ऑल मनी मेकिंग। $1 अरब कम नहीं होता।
इनसे हम लोग यही पूछ रहे थे ना कि आपसे ये बताएं कि इनके इंश्योरेंस की डिटेल्स क्या है, फॉरगेट के बाकी क्या कहते हैं आपके पैसे वगैरह हमें चाहिए नहीं चाहिए, वी आर ओके विद द करोड़ और व्हाटएवर, लेकिन हमें डिटेल्स तो बताएं। पीपल ऑफ पाकिस्तान आर पेइंग फॉर दिस ना। तो नहीं, ये गेम डिटेल बहुत ज्यादा बड़ी है, और मजे की बात है एक पाकिस्तानी बंदा, आप अब जिस तरह आप बाहर से हमारे साथ खड़े हुए हैं और कोई नहीं खड़ा हुआ, नोबडी इज आस्किंग दीज क्वेश्चंस। या तो ये चीजें प्रॉब्लम नहीं हो यही तो है फिर बात हमारे है ना, साथ, आरिफ दीज साहब, आर इन प्रॉब्लम प्रिंट। ही यही है। ये हम लोग ऑलरेडी लोगों को बता चुके हैं, लेकिन टोटल चुप है, स्पेशली मीडिया की तरफ से। नहीं, एंड एवर आपके सिंस एक दो द प्रोग्राम क्रैश। हुए भी जो थे, उसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कि पीछे से जो है उनको सर्जनिश हुई उनकी कि जी आप ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। और अब बिल्कुल ही मैंने देखा है कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो उस तरीके से ये चीज़ें नहीं उठा रहा, जबकि उठानी चाहिए। मैं काशिफ साहब के पास जाऊँगा। काशिफ साहब, आप बताइए, आप थोड़ा-सा जो आपके पास पेपर वर्क है कि क्या हो रहा है, क्या हुआ है, थोड़ा-सा शॉर्ट करके सब चीज़ें हमारे नाज़रीन को बताएँ। जी, आप इसके जो रिलीज एंड डिस्चार्ज एग्रीमेंट का जो अभी केस चल रहा है, उस हवाले से कुछ पूछा जा रहा है जी। क्या? ये तो मुझे इसमें नबील साहब ने काफ़ी कुछ बता भी दिया उस सिलसिले में कि क्या होने जा रहा है कोर्ट के उसमें। मैं चाहूँगा कि आप आरडीए रिसेंट के हवाले से रिसेंट थोड़ा-सा जो अभी बताएँ। ऑर्डर्स आए हैं, तो रिसेंट उसमें यही है कि रिलीज एंड डिस्चार्ज उन्होंने कहा है एज पर पॉलिसी, कोर्ट ने कहा आपको साइन करना पड़ेगा ना, और बाकी आपके राइट्स जो हैं वो अलाइव रहेंगे। लेकिन हम तो जो चाह रहे हैं वो तो रिलीज एंड डिस्चार्ज एग्रीमेंट, अगर आपने देखा हो तो वो तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है। उसमें आप जो है कल को कोई केस वगैरह भी इनके खिलाफ नहीं कर सकते, जैसा कि ये लोग चाह रहे हैं पीआईए वाले और जो भी रेलिवेंट इनकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, सिविल एविएशन या मैन्युफैक्चरर्स। तो हम उस पर तो एग्री नहीं है। डिफरेंट जगह से हमने ओपिनियन भी लिया है, तो वो तो यही कहते हैं कि आप ये अभी आरडीए को साइन वगैरह ना करें, क्योंकि ये इस तरह का एग्रीमेंट है कि ये आपके राइट जो हैं वो कल को केस नहीं कर सकेंगे ना। लेकिन काशिफ साहब, अगर कोर्ट जो है, कोर्ट ये कह देता है कि आपने साइन करना है, जैसे कि नबील साहब ने बताया कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है जो सिंध की कोर्ट्स हैं उन्होंने ये बात कह दी कि आप साइन कर लें और आरडीए जो है इसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी आपसे कह देता है कि आपको साइन करना है, तो फिर आपके पास और कौन सी चॉइस बचती है? फिर तो आपको साइन करना ही करना है, और फिर बाद में जो है इन सारी चीजों को लेके फिर आप कोर्ट में आ सकते हैं अगर आपको बाकी आगे उन पे जब सू करना होगा। नहीं, वो बात की सही है, लेकिन वो एज पर एडमिसिबल अंडर द लॉ लिखा हुआ है उन्होंने ना। अब वो कल को वो एक्सेप्ट भी हो सकता है ये चीज़, और ना नहीं भी है ना आगे को। अभी हम साइन कर दें, अपने राइट्स हमारे सब खत्म हो जाएं, फिर कल को हम वो केस कर सकें ना आए। अभी तो हम जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक जाने की जरूरत पेश आएगी, तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट को भी हम इसको जो ऑर्डर्स आए हैं उसको चैलेंज करेंगे ना। और बाकी जो हम तो ये चाह रहे हैं कि जब में जो टाइम पे सिविल एविएशन के लास्ट जो डीजी थे जामी साहब, और उनके साथ हमदानी साहब एक थे जो डिप्टी डीजी रेगुलेटर थे, तो उनको भी इसमें सामने लाया जाए, उनको भी केस वगैरह में, क्योंकि वो जैसे अरशद मलिक साहब काफ़ी टाइम बाद सामने आए ना, उनको ही मीटिंग वगैरह नहीं हो रही थी इनके साथ भी। तो ये भी सिविल एविएशन से भी अभी तक किसी के साथ मीटिंग वगैरह नहीं हुई है, और ना उनको भी, क्योंकि जिस टाइम पे ये इंसिडेंट हुआ था ना, उस टाइम पे ये जामी साहब थे इसके डीजी, और वो भी मतलब इतने, उनको सामने लाना चाहिए इस चीज़ में ना, जब जो भी केसेस वगैरह होते हैं कोर्ट में तलब करने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हो रही हैं जो भी है उसमें उनको, और साथ साथ हमदानी साहब को भी। अच्छा, अच्छा, मैं नबील साहब के पास जाऊँगा। नबील जावेद साहब, आप इस केस को देख रहे हैं और आपने काफ़ी रिसर्च भी की है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आखिर में जो है आप जो भी कोई इसको इस पूरी स्टोरी को जो सिविल एविएशन की है, पीआईए की है, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो इसके जो ऑफ़िसर लेवल के लोग होते हैं, अगर वो उसकी भर्तियों में, अगर आप, ये कोई एक भर्ती आज नहीं हो रही, इससे पहले माज़ी में जितने भी इस तरह के ऑफ़िसर्स लिए गए हैं, उन सब पे वायलेशन हुई है। और हमने माज़ी में ऐसा भी देखा है कि बाकायदा जब अखबार में पोस्ट निकलती है, तो बिल्कुल किसी के रेज़्यूमे से मिलती-जुलती निकलती है ताकि उसी को हायर कर लिया जाए। तो आप लोगों का कभी फ्यूचर में ये भी प्लान है कि जो और लोग हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को क्यों रखा है और क्यों जो वायलेशन की है उन्होंने, जब किसी को हायर करते हैं, तो जैसे अभी आपने बताया कि जी 18 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या ये चीज़ें होनी चाहिए, इतने हज़ार घंटे फ्लाइट होनी चाहिए। हमने देखा कि बहुत सारे केसेज़ में इस तरह नहीं होता। पायलटों को भी जो है जो है वो बाकायदा वो कहते हैं आवर्स खरीद लिए जाते हैं।
तो ये सारी चीजें जो है आइंदा आपका क्या प्लान है, थोड़ा सा हमें हमारे नाज़रीन को बताएंगे इन सब चीजों? जी, अच्छा, थोड़ा सा इसमें अर्ज ऐसे कि मैंने टोटल डिस्कशन बड़े गौर से सुनी है, इसमें 2-3 पॉइंट बड़े अहम निकलते हैं। जी बिल्कुल। एक मैडम ज़रका का और काशिफ साहब का भी, और जो आपने पूछा मुझसे। मैं इसको बारी-बारी सिर्फ 2-2 मिनट लूँगा, शॉर्ट बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक बात है, मैडम ज़रका की बात वो करी थी पहले कि जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए, प्रॉपर इसको तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और हमें सच हमारे सामने लाया जाए कि जहाज़ क्रैश क्यों हुआ। अच्छा, यही एफर्ट जो है मैं एज़ अ लॉयर और जो है ये फर्स्ट ऑफिसर जो था उनके जो छोटे भाई जो हैं सलमान, वो मिलके हमने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की हमने, और हम लाहौर हाई कोर्ट से कहा जी, चूँकि इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल रिपोर्ट अभी पीके 8303 की आ गई है। अब हम लॉ, और जो लॉ कहता है वो लॉ कहता है कि सेक्शन 284 ऑफ सिविल एविएशन रूल्स कहते हैं कि जो शख्स इंक्वायरी कर रहा होगा इस एयर क्रैश की, उसके पास स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द इंक्वायरी होना ज़रूरी है। और स्पेसिफिक नॉलेज से मुराद है उसके पास उस जहाज़ की रेटिंग होनी चाहिए। और यही एनेक्सचर 13 अकाउ का कहता है कि उसके पास स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द इंक्वायरी होनी चाहिए। और फर्दर जो ऑर्डिनेंस कहता है कि जो ये सिविल एविएशन ऑर्डिनेंस है और जो बोर्ड है इसकी इंक्वायरी है, ये एनफोर्सेबल है एक्सेप्ट मिलिट्री पर्सन एंड एयरक्राफ्ट्स। लेकिन आप देखिए, जो इंक्वायरी बोर्ड फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया उसमें सारे एयरफोर्स के लोग थे सर्विंग। अब वो कैसे इंक्वायरी जांच की कर सकते हैं? यानी वो उन्होंने, फेडरल गवर्नमेंट ने सिविल एविएशन ऑर्डिनेंस की वायलेशन कर दी, सिविल एविएशन रूल की वायलेशन कर दी, एनेक्चर 13 अकाउ की वायलेशन कर दी, इंटरनेशनल वायलेशन कर दी और बोर्ड बना के नेशनल रिपोर्ट दे दी। अब जो बंदा जहाज को चला ही नहीं सकता, उसको पता ही नहीं जहाज की हाइट पे क्या करेगा, स्लो स्पीड क्या करेगा, स्टॉल कैसे करेगा, व्हील कैसे खोलेगा, वो कैसे जहाज की इंक्वायरी कर सकता है? इज इनकॉम्पिटेंट अंडर द रूल्स। अच्छा, हमने लाहौर हाई कोर्ट में मेरे फर्स्ट ऑफिसर के जो छोटे भाई थे जो हो गए थे शहीद 8303 के, हमने पिटीशन लाहौर हाई कोर्ट में डाली, तो हमारी ये पिटीशन होगी खारिज अभी 28 तारीख को। अभी उसके खिलाफ हमने इंटर कोर्ट अपील फाइल की है जिसकी मंडे को हियरिंग लगी है, जिसपे जज साहब ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर लिखा कि जी एज द लॉयर सेज, उनके आर्गुमेंट थे कि दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। उन्होंने लिखा एज पर माय नॉलेज इज कंसर्न पीएफ ऑफिसर्स आर वेल कॉम्पिटेंट टू होल्ड द इंक्वायरीज। तो अब ये देखें यानी कानून क्या कह रहा है, अदालत क्या कह रही है और ये क्या होने जा रहा है। अभी हमने इंटर कोर्ट अपील फाइल की। आपको लगता है कि हमारे जजों को भी डिक्टेशन मिलती है? क्योंकि सर आप जब जी सर, देखिए बेसिकली बात ये है कि ये एक मोनोपोली है। अगर आज कोर्ट का ऑर्डर आ जाए कि जी जो लॉ एनफोर्समेंट के लोग हैं, दे आर बीन रिस्ट्रेन्ड टू परफॉर्म एनी इन्वेस्टिगेशन, किसी एक कोर्ट से ऑर्डर आ जाए, तो इसका मतलब हुआ कि जितनी इंक्वायरीज हो रही हैं उनसे तो खत्म हो जाएगा, इनकी तो मोनोपोली खत्म हो जाएगी, ये तो बैठ जाएंगे साइड पे होके। तो फिर कोर्ट्स जिनको मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा करती हैं, लेकिन अभी हमने भी इंट्रा कोर्ट अपील फाइल की है 2 जजों के पास, हमारी मंडे को स्कीरिंग है, इंशाल्लाह हम ये ऑर्डर सस्पेंड करा लेंगे। अच्छा, सेकेंडली आप लोगों ने उनको बहुत हार्ड टाइम दिया है। मैं माजी में अगर जाऊं तो मैंने देखा है कि जी जितने भी जहाज गिरे हैं कभी किसी ने इस तरीके से आके फाइट नहीं की है। और फाइट फिर पैसे के लिए नहीं, फिर फाइट अच्छे पाकिस्तान के लिए, फिर जो फाइट की है वो अच्छे महकमे के लिए कि जनाब हमारा जो ये पीआईए है ये सही होना चाहिए, जो सिविल एविएशन है इसमें रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए। ठीक है, आपने पैसे नहीं देने नहीं दें, लेकिन आगे कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बन जाने चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, ताकि उसको कोई वायलेट नहीं करे। ये मैंने देखा है आप लोगों की सबकी उसमें ख्वाहिशात ये है कि सिविल एविएशन में आगे कोई ऐसा हादसा हो तो फिर किसी की डेड बॉडी जो है किसी को नहीं दी जाए, उसका एक पूरा सिस्टम हो, वो जहाज को जो है वो पानी से नहीं बचाया जाए। आरिफ ने ये बातें हमसे बहुत पहले की थी जब हमने कि आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी जहाज को आग जब लगती है तो उसको पानी से नहीं बुझाया जाता। और पीआईए जो था उस पे मैंने भी कई दफा यहाँ पे कई लोगों से पूछा तो उन्होंने मजाक बनाया। मैंने उनको फिर वीडियो दिखाई, उनको मैंने तस्वीरें दिखाई तो उनके लिए बड़ी हैरत हुई कि पीआईए जो इनके पास जो फायर की गाड़ियां होती हैं वो सिर्फ 1 किलोमीटर दूर थी और वहां से वो नहीं पहुंच पाई। तो ये चीजें बड़ी तकलीफदेह हैं उनके लिए कि आप लोग अभी तक खड़े हुए। मैं चाहूंगा कि 2-2 मिनट में आप सबको दूं ताकि हम क्लोजिंग कर लें प्रोग्राम का, ताकि आप लोग अपनी बातें जो रह गई हैं वो कर लूं। मैं नबील साहब आप ही से स्टार्ट करूंगा। जी सर, आपका सर जो आपने मेरे से बात पूछी थी ना सर, देखें
एक आसमा बाजवा जो थी, शायद वो आप उनको सर्च करें, शी वाज चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर PIA एंड शी वाज आप कह लें कि पिंडी वाले जो बड़े भाई हैं उनके उनके बड़े भाई की बेगम थी, ठीक है सर। वो शी वाज चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर PIA, आसमा बाजवा उनका नाम था। शी वाज अपॉइंटेड इन PIA और हमने पिटिशन फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में उनको निकालने के लिए कि शी इज नॉट कॉम्पिटेंट टू होल्ड द पोस्ट। सिंगल बेंच से हमारी खारिज हुई, डिविल बेंच ने हमारे हक में फैसला दिया और उनको बुला के बोला कि आप नौकरी खुद छोड़ती हैं कि हम आपको निकालें, क्योंकि शी वाज एलिजिबल टू होल्ड द पोस्ट। एक कुछ हद तक तो साथ दिया जा सकता है ऊपर से कहा जाए, लेकिन कानून की भी तो जब कानून का फंदा डलता है तो बड़े बड़े गर्दन टूट जाती है। बिल्कुल। तो फिर हमने कानूनी रास्ता अख्तियार किया, डेविल बेंच में गए, हमने कहा जी ये तो नहीं, शी इज नॉट एलिजिबल टू होल्ड द पोस्ट, और डेविल बेंच ने उनको कहा कि जी आप छोड़े। तो अल्टीमेट शी हैज टू रिजाइन, वो छोड़ के चली गई PIA को, शी लेफ्ट PIA। और सर यही बात इधर भी है कि चूंकि ये अपना जोर लगा के अपने लोगों को रख लेते हैं अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, तो हमारा काम एज अ पाकिस्तानी, एज अ लॉयर यही है कि हम अपनी कानून का रास्ता अख्तियार करें, जितना हो सके कानून का इस्तेमाल करें, क्योंकि सर बैटल तो की नहीं जा सकती, सिर्फ अदालतों में लड़ा जा सकता है उनके साथ, वो हम करते हैं सर। तो बस यही सर अभी है। चलें, थैंक यू। मैं ज़रका जी आपसे चाहूँगा कि आप अपने लास्ट थॉट जो भी आप समझती हैं हमसे शेयर करना चाहें। जी। मैं बिल्कुल नबील की बात को सेकंड करूंगी कि कानून के, आपकी आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। हम सब की, जी मैं ये कहना चाहूंगी कि कानून के दायरा कार में रहते हुए हम सब की ये ख्वाहिश है कि हम चीज़ों को बेहतर करें, अच्छा करें और आइंदा किसी ऐसे हादसे से कोई खानदान, कोई फैमिली ना गुजरे, बिकॉज अभी तक ये चीज़ हमारे दिलों के अंदर, हमारी आंखों के सामने उसी तरह ताज़ा है जब तक कि हमें हमारे तमाम सवालात के जवाबात नहीं मिलेंगे, जब तक उन गलतियों का अज़ाला नहीं किया जा सकेगा और एक अच्छे पाकिस्तान की बुनियाद नहीं रखी जाएगी। एक अच्छे PIA में लोगों को काम करने का मौका नहीं दिया जाएगा, सिविल एविएशन अपनी चीज़ों को बेहतर नहीं करेगा, हम सब की ये जिद्दोजहद इसी तरह जारी रहेगी। कल हो सकता है हम ना हों, लेकिन और कोई और लोग आएँ जो इस चीज़ों को सही करने लगे। तो ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, ये अदालतों को सोचना चाहिए कि हमारी इंटेंशंस क्या हैं और उनको हमारा साथ देना चाहिए और हमें उनसे बहुत उम्मीदें हैं। वी स्टिल हैव होप्स। थैंक यू, थैंक यू। काशिफ साहब, आप कोई क्लोजिंग रिमार्क्स? इसको मैं यही कहना चाहूँगा जिस तरह कि ना कि PIA की जिस तरह हमने पहले रीस्ट्रक्चरिंग की बात की थी, PIA में भी थोड़ी उसमें चीज़ें चेंज हुई हैं, रीस्ट्रक्चरिंग भी हुई है। सिविल एविएशन में भी उसमें रीस्ट्रक्चरिंग इस तरह होनी चाहिए कि इनके स्टाफ जो हाई लेवल पे हाई मैनेजमेंट में लगे हुए हैं उनको भी एज पर जो है ना उनके क्राइटेरिया को देखते हुए रखा जाए, उसको चेंजेस करने चाहिए। रिस्ट्रक्चरिंग से डिपार्टमेंट की नहीं हो, रिस्ट्रक्चरिंग उसमें उनके वहाँ एम्प्लॉइज़ की भी जो भी रेलिवेंट है वो उस पोजीशन पे रखा जाए, ना कि वो डेपुटेशन पे दूसरे डिपार्टमेंट से ला के रखे जाए। ये है। बिल्कुल, आपने मैं समझता हूँ इस पे एक बहुत बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है, चाहे वो सिविल एविएशन हो या PIA हो। जिस तरह हम पुलिस रिफॉर्म की बात करते हैं कि जो उसका हायरिंग का तरीका है वो सही होना चाहिए ताकि आपको एक अच्छी पुलिस मिल सके। इसी तरह डिपार्टमेंट के अंदर भी जो है एक सेटअप बनाया जाए, जैसे कि नबील साहब ने बताया कि एक सेटअप बना हुआ है कि जनाब 18 साल का एक्सपीरियंस है या इस जॉब के लिए ये चाहिए या इस जॉब के लिए, तो जब किसी को आप हायर करें तो आप कम से कम उनको फॉलो कर लें। लेकिन जब आप पैराशूट से किसी को ला के बिठाएंगे तो जो आज PIA का या सिविल एविएशन का हशर हुआ है फिर वही होना है। आरिफ इकबाल साहब, मैं चाहूँगा कि आप कुछ कहें अपने रिमार्क्स में। अच्छा सर, क्लोजिंग रिमार्क्स मेरे ये हैं कि पाकिस्तान में हु इज इन कंट्रोल ऑफ PIA, हु इज इन कंट्रोल ऑफ द सिविल एविएशन, किसी को नहीं पता, नोबडी इज कंसर्न्ड। ठीक है, मसला ये है कि हम लोग देखें, अब नबील साहब जो हैं ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट केसेस वगैरह करके चीजें ठीक करने, ठीक है, वो मिस बाजवा को निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ही इज बीन ट्राइंग। बाकी हम लोग अपने छोटे लेवल पे हम लोग खुद ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह ताजीन जमाल का केस है, अब वो सुप्रीम कोर्ट गया हुआ है, अब उसको परस्यू करने के लिए हमें 50 लाख रुपए देना पड़ेगा। तो टू गेट जस्टिस, वो हमारा काम तो नहीं है ना, तो हर सिस्टम को सही करने के लिए हर लॉयर पकड़े और फिर क्या कहते हैं उसके अंदर पैसे लगा के वो ठीक करें। हम लोग वी डोंट हैव दैट काइंड ऑफ बैक। ये काम होता है आपके गवर्नमेंट का,
ये काम होता है आपका प्राइम मिनिस्टर का, ये काम होता है आपके एविएशन मिनिस्ट्री का, जो कि टोटल मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पे नियत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इनने पैसा कमाना है, दैट्स इट, चीजें ठीक नहीं करना है इनने। तो हम लोग वी आर ट्राइंग, और ये छोटे छोटे बैटल्स होते रहेंगे, लेकिन आई एम लाइक रियली सॉरी टू से कि ये जो एक मसला है, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड अनलेस जो सबसे बड़े ऑफिसेज हैं इस कंट्री के, दे एक्चुअली लुक इनटू दिस और खुद इसका रिफॉर्म खुद देखेंगे किस तरह करना है। बिल्कुल बहुत सही बात की नाज़रीन। हमारा मकसद भी प्रोग्राम करने का यही है कि हम अपने नाज़रीन को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को ये बता सकें कि पाकिस्तान के अंदर इदारों के साथ क्या हो रहा है। एक तवील अरसे से यही सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कभी भी इस पे तवज्जो नहीं दी जाती। तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो अब जो है बात करनी चाहिए। आप लोगों को अगर ये लगता है, आप लोग ये देखते हैं, तो आप अपने 10 लोगों को और बताएँ कि जनाब ये पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है और हमें जो है अब इस पे बात करनी है। आप बात करेंगे तो कुछ होगा। आज अमेरिका जो है वो अमेरिका इसलिए है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के बात की जाती है। आज आप देखें कि तमाम अमेरिका के अंदर जिन-जिन लोगों ने मज़ालिम किए थे, उनके पुतले भी हटा दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं तब्दीली जब लाई जाती है, तो वो बातें करने से लाई जाती है। आप बातें करें, बेशक आपको अच्छी लगती हैं आरिफ की बातें, नबील की बातें, काशिफ की बातें, आप उस पे बात करें। आपको बुरी लगती है तब भी बात करें, क्योंकि अगर आप बातें नहीं करेंगे, ये जो सिविल एविएशन, पीआईए या दूसरे इदारे जो हैं, उनको सही करना इनका काम नहीं है। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का काम है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो हमने देखा कि अभी माज़ी में कुछ अरसे पहले ही एक औरत जो है, जिसका आर्मी पब्लिक स्कूल में बच्चे की मतलब उसने अपने बच्चे खोए हैं और उसको एक ऑफिसर कह रहा है कि बच्चे और पैदा कर लो। सोचें हम किस माशरे में रह रहे हैं। अगर आज आप बात नहीं करेंगे, ये हमें पैराशूट से उतरकर पाकिस्तान पे हुक्मरानी करना ये बंद होना चाहिए। अगर ये आज बंद नहीं हुआ तो पाकिस्तान जो है वो फिर जो हाल होगा पाकिस्तान का, अभी बहुत अच्छा हाल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये आवाज़ जो है आप आगे तक पहुँचाएँ। हमारी कोशिश होती है, हम यहाँ से बैठ के अपनी आवाज़ पहुँचाते हैं और कोशिश करते हैं कि इनके सेल फ़ोन पे इनके मैसेजेस भेजें। प्राइम मिनिस्टर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पीटीआई के लोग होते हैं, वो बात करना भी तैयार नहीं होते। वो इन सब चीज़ों पे, जबकि उनको चाहिए कि वो एज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी बताएँ कि जनाब आपके आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, ये काम गलत हो रहे हैं। लेकिन जब अब मैं आगे बोलूँगा तो फिर कुछ लोग नाराज़ हो जाएँगे, लेकिन प्लीज़ खुदा के लिए आप लोग बातें करें, इसके बारे में डिस्कस करें, अपने सोशल मीडिया पे लगाएँ कि पीआईए सिविल एविएशन के बारे में आज हमारा प्रोग्राम है, हम इसी के बारे में चलें बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जाएँ गूगल पे सर्च करें कि इन लोगों के साथ हुआ क्या है? पीआईए का जहाज़ गिरा कैसे? गिरने के बाद क्या-क्या हुआ है? आप लोगों को अब बातें करनी चाहिए। हर पाकिस्तानी सिर्फ़ ये सोच लेगा कि मैं बस हूँ, तो मैं हूँ और सारी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं प्राइम मिनिस्टर पे नहीं, कुछ ज़िम्मेदारी आप पर भी है। आप बताएँगे लोगों को कि भाई ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। तो इन्हीं अल्फ़ाज़ों के साथ सबसे पहले आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हम टाइम निकाल के हमारे थैंक यू सो प्रोग्राम में, मच। और नाज़रीन हमारी कोशिश होगी कि हम फ़ॉलो अप प्रोग्राम करते रहें, जब तक सिविल एविएशन के एयर मार्शल अरशद मलिक जैसे लोग इस सरज़मीन पे मौजूद हैं, ना ही आपका इदारा सुधरने वाला है, क्योंकि ये अक्ल कुल हैं, ये समझते हैं हम जो कह रहे हैं वो सही है। अगर ये सही होते तो आके टीवी पे बैठ के बताते कि क्या सही है, क्या गलत है। इनके टीवी के प्रोग्राम देखें तो इनके छक्के-छुटे होते हैं, इनके चेहरे पर इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ये वही स्ट्रेस है जो कि ये अवाम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। इसी के साथ आसिम सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। You are watching Capital TV Washington, the best South Asian TV channel in North America.